इमेजिन कि आपका फ्रेंड आपसे बोरो करता है 1000 रुपीज़ इन द मंथ ऑफ जनवरी. आफ्टर सम मंथ्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल आपका फ्रेंड आपको फिर कहता है दैट प्लीज़ लेंड मी 5000 रुपीज़ एंड आप उसको 5000 रुपीज़ दे देते हो. आफ्टर सम मंथ्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आपका फ्रेंड आपसे 10,000 रुपये मांगता है एंड आप अपने फ्रेंड को 10,000 रुपीज़ भी दे देते हो. सो नाउ बेसिकली योर फ्रेंड ओज यू a debt of 1,000 rupees, 5,000 rupees and 10,000 rupees जो उसने आपसे लिए थे in the months of January, April and October respectively. अब क्या होता है that after some time, like after some days जब आपने उसको 10,000 rupees दे दिए, your friend transfers in your bank 3,000 रुपीज़. लेकिन आपको समझ नहीं आता दैट ये जो 3,000 रुपीज़ आपके फ्रेंड ने आपको दिए हैं वो कौन सा डेट एक्चुअली वेव ऑफ करेंगे. विल दोस 3,000 रुपीज़ वेव ऑफ द डेट ऑफ 1,000 रुपीज़, 5,000 रुपीज़ या 10,000 रुपीज़. आपका फ्रेंड आपको क्लैरिटी नहीं देता है. यू ऑल्सो डोंट नो वॉट एग्जैक्टली इज टेकिंग प्लेस. बट डू नॉट वरी, द आंसर टू दिस कन्फ्यूजन लाइज between sections 59 to 61 of the Indian Contract Act of 1872. So hi guys, I am Shivika Mehra and welcome to part 5 of the Performance of Contract series. And आज की वीडियो में हम समझेंगे all these three sections in a very simple manner with very relatable real life examples. But before I get started with the video, I just want to mention, अगर आपने अभी तक part 1, 2, 3 and 4 नहीं देखा है of the Performance of Contract series, you can watch it. आपको link मिल जाएगा in the description down below and आपको link मिल जाएगा also in the pinned comment. So please watch those 4 parts also, जिससे आपको the Performance of Contracts का जो कॉन्सेप्ट है वो बेटर समझ आएगा. एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद पार्ट 5 ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सीरीज, जिसमें हम समझेंगे सेक्शंस 59, 60 एंड 61 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872. Now let's get started by understanding section 59 of the Indian Contract Act of 1872, जो basically ये कहता है where a debtor owing several distinct debts to one person makes a payment to him either with express intimation or under circumstances implying that the payment is to be applied to the discharge of some particular debt, the payment, if accepted, must be applied accordingly. So section 59 का बहुत सिंपल मतलब ये है कि अगर कोई डेटर है, डेटर वो इंसान होता है जिसके ऊपर बहुत सारे कर्जे होते हैं. सो बेसिकली अगर कोई डेटर है जिसके पास सेवरल डिस्टिंक्ट डेट्स हैं, मतलब वो किसी और इंसान को, जो दूसरा इंसान है जो बेसिकली क्रेडिटर है, उसको काफ़ी सारे अलग अलग डेट्स ओ करता है, मतलब काफ़ी सारे कर्जे हैं जो अभी उसको चुकाने हैं. अगर वो इंसान, इफ़ दैट पर्सन मेक्स अ पेमेंट टू हिम मतलब टू द क्रेडिटर, ईदर विद एक्सप्रेस इंटिमेशन. एक्सप्रेस इंटिमेशन का मतलब है कि वो बहुत क्लियरली बोल देता है कि मैं जो ये पेमेंट कर रहा हूँ ये एक पर्टिकुलर डेट को डिस्चार्ज करने के लिए कर रहा हूँ. सो जस्ट टेक एन एग्जाम्पल कि अगर बहुत सारे डेट्स हैं, अगर आज कोई इंसान है जिसपे बहुत सारे डेट्स हैं, बहुत सारे कर्जे हैं, एंड वो इंसान अगर कोई एक पर्टिकुलर पेमेंट करता है एंड वो पेमेंट करते टाइम वो बहुत क्लियरली बोलता है कि ये मैं पेमेंट कर रहा हूँ टू डिस्चार्ज वन ऑफ दीज डेट्स, इसमें से वो कौन सा डेट डिस्चार्ज करवाना चाहता है वो क्लियरली वो बता भी रहा है. एंड अगर क्रेडिटर उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो जो पर्टिकुलर डेट था जो
एक्सप्रेसली कम्युनिकेट किया था डेटर ने क्रेडिटर को, वो डेट, पर्टिकुलर डेट डिस्चार्ज हो जाएगा अगेंस्ट द पेमेंट मेड बाय द डेटर। सो बेसिकली सेक्शन 59 ये कहता है कि अगर तो एक्सप्रेस इंटिमेशन हो गई बाय द डेटर कि मैं ये आपको पर्टिकुलर पेमेंट कर ही रहा हूं अगेंस्ट वन पर्टिकुलर डेट अमंग द सेवरल डिस्टिंक्ट डेट्स जो मेरे हैं, मैं उसके सामने सिर्फ एक पर्टिकुलर डेट को डिस्चार्ज करने के लिए पेमेंट कर रहा हूं, और क्रेडिटर अगर मान जाता है तो वो पर्टिकुलर डेट विल बी डिस्चार्ज्ड। वेयरएज इन द सेकंड केस अंडर सेक्शन 59 ये भी हो सकता है कि कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे अराइज होते हैं जो ऑटोमेटिकली ये इम्प्लाई करते हैं कि जो ये पर्टिकुलर पेमेंट करी गई है ये कौन से पर्टिकुलर डेट को डिस्चार्ज करने के लिए करी गई है। सो बेसिकली कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस अराइज होते हैं जो बहुत क्लैरिटी देते हैं कि जो ये पेमेंट करी गई है ये अगेंस्ट विच डेट करी गई है। वो सर्कमस्टांस ऐसे तरीके से अराइज हुआ है कि बहुत क्लियर ही हो जाता है कि ये पेमेंट करी ही इसलिए गई होगी कि ये वाला पर्टिकुलर डेट डिस्चार्ज हो। तो अगर बहुत सारे डेट्स हैं एंड कोई एक पेमेंट करता है डेटर एंड द पेमेंट इज सच, या सर्कमस्टांसेस ही ऐसे हो जाते हैं कि इट्स वेरी अंडरस्टूड, इट्स वेरी क्लियर, बहुत क्लियरली इम्प्लाई हो रहा है कि ये पर्टिकुलर पेमेंट इतने सारे डेट्स में से कौन सा डेट हटाएगी। सपोज देयर आर 5 डेट्स, आपको 5 कर्जे अभी पूरे करने हैं जो अलग अलग अमाउंट के हैं, एंड अगर आज आप एक पेमेंट कर देते हो टू द क्रेडिटर तो सर्कमस्टांस ही ऐसा है कि सपोज मान लो जो कर्जा नंबर 2 है, जो सेकंड डेट है जो आपको पे करना था, जो आपको पे ऑफ करना था, वो कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गया। सो सर्कमस्टांस ही ऐसा अराइज हुआ कि जो आपने पेमेंट करी दैट लेड टू द डिस्चार्ज ऑफ द सेकंड डेट। So this is a very simple meaning of section 59 जो ये कहता है कि अगर डेटर जो बहुत सारे डेट्स अभी ओ करता है टू द क्रेडिटर, अगर वो कोई पर्टिकुलर पेमेंट करता है एंड वो पेमेंट एक्सेप्ट कर लेता है क्रेडिटर, so that particular debt will be discharged। अब वो कौन सा पर्टिकुलर डेट होगा जो डिस्चार्ज होगा, बिकॉज सेवरल डेट्स हैं, ऑफ कोर्स बहुत सारे कर्जे हैं। अब कौन से कर्जे को हम डिस्चार्ज मानेंगे या कौन सा कर्जा एक तरीके से अब ये मान लिया जाएगा कि डेटर ने उतार लिया है अपना, वो डिपेंड करता है 2 चीज़ों पे। पहली चीज़ है कि जो डेटर है उसने क्लियरली बता दिया कि जो मैं ये पेमेंट कर रहा हूँ ये मैं अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर डेट कर रहा हूँ, मैं अपना ये वाला कर्जा अभी पूरा करने के लिए आपको ये पैसे दे रहा हूँ। या फिर सर्कमस्टांसेस ही ऐसे अराइज हो गए, चीजें ही ऐसी हो गई कि बहुत क्लियर हो गया कि ये पर्टिकुलर पेमेंट अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर डेट ही होगा। सो दिस इज अ वेरी सिंपल मीनिंग ऑफ सेक्शन 59 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872। I completely understand कि सेक्शन 59 is a little confusing, लेकिन इस एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ सेक्शन 59। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड बाय अंडरस्टैंडिंग दिस एग्जाम्पल। बहुत ध्यान से एग्जाम्पल सुनना जिससे आपको क्लैरिटी होगी कि एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ सेक्शन 59 आखिर है क्या। सो नाउ जस्ट इमेजिन देयर आर 2 पार्टीज A एंड B। अब जो A है वो B को ओ करता है मल्टीपल अमाउंट्स। सो इसका बहुत सिंपल मतलब ये है कि पास्ट में A ने B से इतने पैसे लिए हुए हैं एंड नाउ A की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पैसे लौटाए B को। सो इस केस में जो A है वो डेटर है, वो इंसान है जिसके पास कर्जे हैं, जिसके ऊपर कर्जे हैं, एंड B जो है वो क्रेडिटर है। क्रेडिटर वो इंसान है जिसने पास्ट में A को पैसे दिए थे। अब क्या होता है दैट A owes B these particular amounts। अब क्या है, आप ध्यान से अगर देखो तो बेसिकली 3 डेट्स हैं जो A ओन करता है B को। द फर्स्ट डेट इज ऑफ 1000 रुपीज, सेकेंड डेट है 5000 रुपीज का, एंड थर्ड डेट इज ऑफ 10,000 रुपीज। सो बेसिकली टाइम एंड अगेन A ने B से पहले 1000 रुपए लिए, 5000 रुपए लिए, 10,000 रुपए लिए, और अब A की बारी है कि वो 1000, 5000 और 10,000 B को लौटा दे। अब होता क्या है दैट वन फाइन डे, एक दिन A जो है वो B के बैंक अकाउंट में 5,000 रुपीज का ट्रांसफर कर देता है। सो बेसिकली इन अ वे A pays 5,000 रुपीज टू B। सो A ने कुछ पार्ट ऑफ जो उसका कर्जा था, जो उसको लौटाना था B को, वो दे दिया। नाउ एज पर सेक्शन 59 ये जो 5,000 का कर्जा है वो कौन सा इन तीनों में से
जो डेट है वो डिस्चार्ज करेगा। नाउ एज पर सेक्शन 59 दो केसेस हो सकते हैं। द फर्स्ट केसेस की जो ए है वो बहुत क्लियरली ये बोल दे बी को कि क्योंकि मैंने आपको 5,000 रुपए दिए हैं तो आप मेरा जो सेकेंड डेट है विच इज ऑफ 5,000 रुपीज उसको प्लीज डिस्चार्ज कर दो। एंड नाउ जो मेरा डेट रह जाएगा दैट विल ओनली बी 1,000 एंड 10,000 रुपीज। तो ये ए ने बहुत क्लियरली बी को एक्सप्रेस कर दिया इन वेरी क्लियर वर्ड्स कि मैंने आपको 5,000 रुपए दिए ही इसलिए हैं कि जो मेरा सेकेंड डेट है ऑफ 5,000 रुपीज उसको आप डिस्चार्ज कर दो। जो 5,000 रुपए मैंने पास्ट में आपसे लिए थे वो ही 5,000 रुपए अब मैं आपको लौटा रहा हूं। सो 5,000 एंड 5,000 को आप क्लियर आउट कर दो। अब मुझे आपको 5,000 रुपए और नहीं देने हैं, प्लीज डिस्चार्ज दैट डेट। सो या तो एज पर सेक्शन 59 ए बहुत क्लियरली बी को बता दे कि 5,000 रुपए जो मैं अभी दे रहा हूं वो अगेंस्ट दैट लोन थे जो मैंने आपसे 5,000 का पास्ट में लिया था। सो दिस इज द फर्स्ट केस जो सेक्शन 59 कहता है। एंड अगर एज पर द फर्स्ट केस बी कहता है दैट यस आई एम कंप्लीटली ओके, आप मुझे 5,000 रुपए दो एंड मैं आपका सेकेंड डेट जो है वो डिस्चार्ज कर दूंगा। सो एज पर द फर्स्ट केस 5,000 रुपए का जो डेट था जो ए को बी को पे करना था वो क्लियर हो गया एज पर द फर्स्ट केस। एंड इन सेकेंड केस अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस ये अज्यूम कर लिया जाता है कि अगर ए ने बी को 5,000 रुपए दिए तो सर्कमस्टांसेस ही कुछ ऐसे बने कि आउट ऑफ ऑल द 3 डेट्स जो बी है वो अज्यूम कर लेगा कि मुझे ये जो 5,000 रुपए दिए गए ये अगेंस्ट ये वाले जो सेकेंड डेट था उसके अगेंस्ट ही दिए गए। तो बी ऑटोमेटिकली जो सेकेंड डेट है उसको डिस्चार्ज कर लेगा। बी ऑटोमेटिकली ये मान लेगा, ये इम्प्लाइड ही हो जाएगा अंडर द सर्कमस्टांसेस कि क्योंकि मुझे ए ने दिए ही 5,000 रुपए हैं तो इट्स वेरी अंडरस्टूड कि जो सेकेंड डेट था जो 5,000 रुपए का ही था उसको मैं वेव ऑफ कर देता हूं। सो बेसिकली सेक्शन 59 ये बहुत क्लियरली कहता है कि अगर आपने मल्टीपल डेट्स ले रखे हैं एंड आप पे ऑफ करते हो कुछ पैसा तो ये दो केसेस से डिसाइड होगा कि आपने जो ये पेमेंट करी थी ये अगेंस्ट विच डेट करी थी। अगर डेटर ही क्लैरिफाई कर रहा है कि मैं ये 5,000 रुपए आपको अगेंस्ट द सेकेंड डेट जो 5,000 का ही था दे रहा हूं एंड बी एक्सेप्ट कर लेता है तो सेकेंड डेट विल बी डिस्चार्ज। वेयरएज कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस ही क्रिएट होते हैं जहाँ पे क्योंकि दिए ही 5,000 रुपए गए थे तो बी मान लेगा कि मुझे ये अगेंस्ट द सेकेंड डेट ही दिए गए हैं। बी will accept those 5,000 rupees and will discharge the second debt. So now in this case अब A B को सिर्फ 1,000 और 10,000 ही बाकी ओन करता है because 5,000 का जो डेट था वो डिस्चार्ज हो गया। So this is a very simple example of section 59. Now let's get started by understanding section 60 of the Indian Contract Act of 1872 जो ये कहता है that where the debtor does not specify to which debt it should be applied to and there are no circumstances as well, the creditor has the right to choose which debt to apply it to. This can be applied to any legal debt owed whether time limit to sue for it has passed. अब इसका बहुत सिंपल मतलब ये है कि हमने प्रीवियस सेक्शन में ये समझा कि अगर डेटर वो इंसान जिसके ऊपर कर्जे हैं अगर वो कोई पेमेंट करता है, हमने सेक्शन 59 में ये समझा कि अगर डेटर कोई पेमेंट करता है तो उसको क्लियरली अगर वो एक्सप्रेस कर देता है कि ये पेमेंट अगेंस्ट विच डेट है एंड अगर क्रेडिटर उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है देन दैट पर्टिकुलर पेमेंट विल बी कंसिडर्ड एज अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर डेट जो डिस्चार्ज हो जाएगा। एंड अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस भी ऐसा हो सकता है अंडर सेक्शन 59 जहां पे अगर डेटर ने कोई पेमेंट करी थी तो ये अंडरस्टूड होगा कि वो अगेंस्ट विच डेट करी गई थी, सर्कमस्टांसेस ही ऐसे अराइज होंगे। लेकिन सेक्शन 60 ये कहता है कि अगर डेटर ने कुछ भी एक्सप्रेसली नहीं बोला और ना ही कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस अराइज हुए जो क्लैरिफाई करे कि पेमेंट अगेंस्ट विच डेट करी गई थी, सो एज पर सेक्शन 60 जो क्रेडिटर है जिससे पैसे लिए गए थे, बेसिकली जो वेट कर रहा था फॉर हिज मनी टू कम बैक टू हिम, वो जो क्रेडिटर है जिसने बेसिकली उधार दिया था टू द डेटर,
उसके पास राइट होता है टू चूज कि जो वो पेमेंट करी गई थी वो कौन से डेट पे अप्लाई होगी। बेसिकली जिसके पैसे हैं, जिसको पैसे मिलने हैं उसके वापस, वो अब डिसाइड करता है एज पर सेक्शन 60 कि एग्जैक्टली जो वो पेमेंट करी गई थी वो अगेंस्ट विच डेट है। एंड जो क्रेडिटर है उसके पास पावर है टू अप्लाई दैट पर्टिकुलर पेमेंट अगेंस्ट एनी लीगल डेट जो डेटर उसको ओ करता था। एंड ये पॉसिबल तब भी है, ये पेमेंट को अगेंस्ट दैट डेट यूज करा जा सकता है उन केसेस में भी अगर टाइम लिमिट टू सू फॉर इट हैज पास्ड। सो बेसिकली इस सेक्शन का बहुत सिंपल वर्ड्स में मतलब है कि अगर डेटर ने कुछ क्लैरिफाई नहीं करा कि अगेंस्ट विच डेट इज दिस पेमेंट बीइंग मेड, या सर्कमस्टांसेस ऐसे अराइज नहीं हुए कि कौन से डेट के अगेंस्ट पेमेंट होगी, तो एज पर सेक्शन 60 क्रेडिटर के पास लीगल राइट होगा कि वो डिसाइड करेगा कि कौन से लीगल डेट के अगेंस्ट उस पेमेंट को कंसिडर कर लिया जाएगा। नाउ लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड सेक्शन 60 with the help of a very simple relatable real life example. So now just imagine कि दो पार्टीज हैं A and B। अब होता क्या है कि जो A है वो B को ओन करता है वेरियस डेट्स which are 1000, 5000 and 10000. So इस केस में A is the debtor जिसके पास कर्जे हैं, बेसिकली जिसको कर्जे अपने चुकाने हैं, and B is the creditor जिसने अपने पैसे दिए हुए हैं, who basically is the person जिसने A को in the past 1000, 5000 और 10,000 रुपए दिए थे। A pays 4000 rupees to B। सो बेसिकली ए जो है वो 4000 रुपए पे कर देता है टू बी, लेकिन वो स्पेसिफाई नहीं करता कि ये 4000 रुपए उसने एग्जैक्टली कौन से डेट के अगेंस्ट पे किए हैं आउट ऑफ दीज थ्री। बेसिकली इन तीनों डेट्स में से कौन सा डेट डिस्चार्ज होना चाहिए। क्या बी 5000 का डेट डिस्चार्ज करके ये मान ले कि 5000 में से उसने 4000 दे दिए और अब 1000 रुपए देने हैं, या फिर 10,000 वाले डेट के अगेंस्ट मान के ये सोचे कि 4000 रुपए दे दिए अब सिर्फ 6000 बाकी हैं। एंड ये ए जो है, जो डेटर है, वो मेंशन नहीं करता। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि एज पर सेक्शन 60 द क्रेडिटर व्हिच इन दिस केस इज बी विल डिसाइड कि अगेंस्ट व्हिच डेट इज 4000 रुपीज बीइंग पेड। बेसिकली अब बी के पास पावर है, बी के पास राइट है एज पर सेक्शन 60 कि वो डिसाइड करेगा कि एग्जैक्टली ये 4000 रुपए जो मुझे ए ने, हु इज द डेटर, पे करे, वो इन तीनों में से कौन से डेट के अगेंस्ट पे करे। नाउ इट इज कंप्लीटली द राइट ऑफ द क्रेडिटर व्हिच इज बी टू डिसाइड। नाउ जो बी है, जो क्रेडिटर है, वो ये कर सकता है कि जो 4000 रुपए हैं वो अगेंस्ट द सेकेंड डेट ऑफ 5000 मान ले, और अब ये मान ले कि अब 4000 उसने दे दिए, 5000 रुपए जो देने थे उसमें से, तो अब सिर्फ 1000 रुपए और डेट बचा। या तो बी ये डिसाइड कर सकता है या फिर बी ये भी डिसाइड कर सकता है कि जो थर्ड डेट था उसके अगेंस्ट मुझे 4000 रुपए मिले। सो बेसिकली बी ये डिसाइड कर सकता है कि आउट ऑफ 10,000 क्योंकि मुझे 4000 रुपए मिल गए तो अब सिर्फ 6000 रुपए और बाकी रह गए हैं। ये कंप्लीटली ड्यूटी, राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी बी की टू डिसाइड कि इन दोनों डेट्स में से 5000 वाला डेट या 10,000 वाला डेट के अगेंस्ट उसको ये 4000 वाली पेमेंट एक्सेप्ट करनी है। विच डेट विल इट बी अगेंस्ट एंड विच डेट का कौन सा पार्ट विल बी डिस्चार्ज, विल बी द कंप्लीट राइट, विल बी द कंप्लीट लीगल राइट ऑफ बी। सो बेसिकली सेक्शन 60 ये कहता है कि अगर डेटर नहीं बताता कि कौन सा डेट विल बी डिस्चार्ज, अगर बहुत सारे डेट्स हैं, उसने एक पेमेंट कर दी लेकिन उसने बताया ही नहीं कि अगेंस्ट विच डेट ये पेमेंट करी गई है, सो जो क्रेडिटर होगा विच इन दिस केस इज बी, उसके पास राइट होगा टू डिसाइड कि जो 4000 रुपए है वो अगेंस्ट इन तीनों में से कौन से डेट के अगेंस्ट मुझे दिए गए हैं। नाउ लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड सेक्शन 61 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872 जो ये कहता है दैट वेयर नीदर ऑफ द पार्टीज मेक एन एप्रोप्रिएशन द लॉ अप्लाइज दैट द पेमेंट विल डिस्चार्ज द ओल्डेस्ट डेट फर्स्ट in the order they were created. If the debts are all of the same age, the payment is split proportionally among them. तो इसका बहुत सिंपल मतलब सिर्फ ये है कि अगर
दोनों पार्टीज डेटर एंड क्रेडिटर ये नहीं बता रही कि एग्जैक्टली जो पेमेंट डेटर ने करी है वो कौन से डेट के अगेंस्ट करी है। सो इस केस में द लॉ कम्स इनटू द पिक्चर एंड लॉ ये कहता है कि जो पेमेंट करी गई थी बाय द डेटर टू द क्रेडिटर वो डिस्चार्ज करेगी द ओल्डेस्ट डेट फर्स्ट इन द ऑर्डर दे वर क्रिएटेड। तो अगर बहुत सारे डेट्स हैं जो डेटर ने लिए हैं फ्रॉम द क्रेडिटर, बहुत सारे कर्जे वापस करने हैं, तो जो सबसे पुराना कर्जा होगा वो डिस्चार्ज किया जाएगा। जो सबसे ओल्डेस्ट कर्जा है उसके अगेंस्ट उस पेमेंट को मान लिया जाएगा। सो बेसिकली द पेमेंट मेड बाय द डेटर विल डिस्चार्ज द ओल्डेस्ट डेट फर्स्ट। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे डेट्स, बहुत सारे कर्जे थे जो डेटर ने क्रेडिटर से लिए सेम टाइम पे, एट द वेरी सेम टाइम। उस केस में क्योंकि सारे डेट्स की एज सेम है एंड जो पेमेंट करी गई थी, अब उस केस में जो वो पर्टिकुलर पेमेंट थी वो उन सारे डेट्स में प्रोपोर्शनली स्प्लिट होगी। सो बेसिकली जितने भी डेट्स थे जिनकी एज सेम है, क्योंकि वो सेम टाइम पे सारे डेट्स लिए गए थे, अब क्या होगा कि जो पेमेंट थी वो प्रोपोर्शनली स्प्लिट हो जाएगी, इक्वली डिवाइड कर दी जाएगी अमंगस्ट ऑल दोज डेट्स। सो दिस इज अ वेरी सिंपल मीनिंग ऑफ सेक्शन 61 कि लॉ ये कहता है कि अगर डेटर भी डिसाइड नहीं कर पा रहा, क्रेडिटर भी डिसाइड नहीं कर पा रहा कि कौन सी पेमेंट कौन से डेट को डिस्चार्ज करेगी, तो मैं बताता हूं। एंड द लॉ सेज कि जो पेमेंट करी जाएगी वो सबसे ओल्डेस्ट डेट को सबसे पहले डिस्चार्ज करेगी। अगर कोई सबसे ओल्डेस्ट डेट नहीं है, अगर सारे डेट्स की एज सेम है, सारे डेट्स सेम टाइम पे लिए गए थे, तो उस केस में क्या होगा कि जो वो पर्टिकुलर पेमेंट है वो उन सारे डेट्स पे इक्वली डिवाइड हो जाएगी इन द सेम प्रपोर्शन। मतलब जितने भी डेट्स हैं उस पर वो सारी पेमेंट इक्वली डिवाइड होगी। एंड दिस इज अ वेरी सिंपल मीनिंग ऑफ सेक्शन 61 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872. Now let's quickly understand section 61 with the help of a very simple example. So now just imagine कि A ने B से 1000 रुपए लिए इन द मंथ ऑफ जनवरी, 5000 लिए इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड 10,000 लिए इन द मंथ ऑफ सितंबर। सो अब क्या होता है कि नाउ बिकॉज ए ने बी से ये सारे अमाउंट्स लिए थे इन द मंथ ऑफ जनवरी, अप्रैल एंड सितंबर, अब क्या होगा दैट ऑफ कोर्स नाउ ए जो है वो ओ करता है बी को ये सारे पैसे। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि जो ए है वो बी को 500 रुपए दे देता है एंड ना ए ने बताया हु इन दिस केस इज द डेटर एंड ना बी ने बताया हु इन दिस केस इज द क्रेडिटर कि ये जो 500 रुपए हैं ये एग्जैक्टली अगेंस्ट विच डेट दिए गए हैं। क्या ये अगेंस्ट द डेट ऑफ 1000 रुपीज दिए गए हैं, 5000 रुपीज दिए गए हैं या 10,000 रुपीज दिए गए हैं? एग्जैक्टली ये जो 500 रुपए हैं ये इन तीनों डेट्स में से कौन से डेट से डिस्चार्ज या डिडक्ट कर लिए जाएंगे? नाउ व्हाट हैपेंस इज कि बिकॉज डेटर एंड क्रेडिटर दोनों ने ही कुछ क्लैरिटी नहीं दी, अब क्या होगा कि एज पर सेक्शन 61 लॉ ये कहता है कि जो सबसे ओल्डेस्ट डेट है विच इन दिस केस इज 1000 रुपीज दैट विल बी डिस्चार्ज्ड। सो बेसिकली 1000 रुपए में से 500 रुपए डिस्चार्ज या डिडक्ट कर लिए जाएंगे, बिकॉज लॉ कहता है कि अगर डेटर कुछ नहीं बोल रहा, क्रेडिटर कुछ नहीं बोल रहा, तो लॉ कहता है कि जो सबसे ओल्डेस्ट डेट है, सबसे ओल्डेस्ट डेट जैन का होगा, बिकॉज सबसे पहला सबसे पुराना डेट जैन में लिया गया था 1000 रुपए का, तो ये 500 रुपए इन 1000 रुपए में से डिडक्ट कर लिए जाएंगे एंड बी विल हैव टू एक्सेप्ट इट अगेंस्ट द ओल्डेस्ट डेट which in this case is 1000 rupees. So this is a very simple example of section 61 of the Indian Contract Act of 1872. I really hope you have understood sections 59, 60 and 61 of the Indian Contract Act of 1872. I tried explaining all these sections in a very simple manner with very relatable real life examples. However, I completely understand ये तीनों sections थोड़े से confusing है, तो अगर आपको कुछ भी doubt है please let me know in the comments down below and I will try to solve all the possible doubts जो आपके हैं relating to this topic. Additionally, again to mention, अगर आपने part 1, 2, 3 and 4 नहीं देखा है,
of the performance of contract series. Please go and watch it. आपको link मिल जाएगा in the description down below and also in the pinned comment. Additionally, I post legal videos जिसमें मैं law topics explain करती हूँ in a very simple manner. तो अगर आपको किसी भी law topic में कुछ भी doubt है, please let me know in the comments down below and I will film a separate video explaining that law topic to you in a very simple manner with very relatable real life examples. अगर आपने मेरी बाकी law videos नहीं देखी हैं, so you can watch them. You will find the link in the description and in the pinned comment. So वो videos देख के you will get a very fair idea कि मैं कौन से type की law videos post करती हूँ. Also अगर आपको कुछ भी और doubt है, please let me know in the comments down below and stay tuned for the last part, which is part 6 of the performance of contract series, which is coming your way super soon. And उस part में I will be explaining the remaining sections which come under the performance of contracts. Till then, please like, share, comment and subscribe, and I will see you guys super soon in my upcoming videos. Till then, take care of yourselves. Bye bye.